नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के उद्देश्य से क्रिप्टो प्रोटोकॉल के खिलाफ रेगुलेटरी एक्शन से दबाव महसूस कर रही है। एक नवीनतम कदम में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इंटरनेट मार्केटर रिचर्ड शूलर, जिसे ऑनलाइन रिचर्ड हार्ट के नाम से जाना जाता है, और उसकी प्रोजेक्ट्स हेक्स, पल्स चेन और पल्सेक्स के खिलाफ अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज जारी करने के लिए मुकदमा दायर किया है। ये इंडस्ट्री के लिए इतने दिनों में दूसरा बड़ा झटका है जो स्टेबल कॉइन एक्सचेंज कर्व के कारनामे के नतीजों से जूझ रहा है। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछले 24 घंटों में 0.27% की गिरावट के साथ $29,250.47 पर ट्रेड कर रही थी। ETH हाल ही में सोमवार से 0.23% कम होकर $1,860.02 पर ट्रेड कर रही थी। बिटकॉइन हाल ही में ईथर मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अन्य प्रमुख ऑल्ट कॉइन से बेहतर परफॉर्म कर रहा था। एनालिस्ट ने कहा कि बिटकॉइन और इथेरियम दोनों अब तक टाइट रेंजेस में चले गए हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट से बचते हुए एक नए कैटलिस्ट की तलाश कर रहे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म सोलाना, ट्रॉन और पॉलीगॉन के टोकन सोल, TRX और मैटिक हाल ही में क्रमशः 1.8%, 2.3% और 2.2% कम हुए थे। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.537% कम होकर $1.18 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 16.96% बढ़कर $28.27 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.94 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $25.2 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 10.39% और 89.15% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.09% बढ़कर 48.28% हो गया। IC15 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.45% गिरकर 38,802 पर आ गया। इस बीच कर्व का नेटिव क्रिप्टो CRV 12.5% गिरकर 56 सेंट पर ट्रेड कर रहा था। इस साल की शुरुआत में CRV का ट्रेड $1 से अधिक हुआ। एनालिस्ट ने गर्मी के दिनों के वजह से रेंज बाउंड ट्रेड को जिम्मेदार ठहराया है और बदले में बिटकॉइन और इथेरियम का अपेक्षाकृत लो वॉल्यूम देखा गया है। हालांकि हाल ही में कीमत में गिरावट के कारण लार्जर साइज बायर्स बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रहे हैं। कैपजेमिनी, एक फ्रेंच IT कंसल्टिंग फर्म ने सर्विसेज का एक जनरेटिव AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया है जो स्ट्रैटेजी डेफिनेशन से लेकर एक्चुअल डेवलपमेंट और बड़े पैमाने पर जनरेटिव AI की डिप्लॉयमेंट तक है। ग्रुप ने अगले 3 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में €2 बिलियन इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। कैपजेमिनी ग्रुप, एक पेरिस बेस्ड कंपनी, ने लाइफ साइंसेज, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड रिटेल और फाइनेंशियल सर्विसेज में कई जनरेटिव AI प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए। कंपनी ने गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट के साथ जनरेटिव AI साझेदारी की घोषणा की है और अपने वर्कफोर्स के एक महत्वपूर्ण हिस्से को जनरेटिव AI पर ट्रेन करने की योजना भी बनाई है। क्लाउड डेटा और AI ऑपरेशंस के कारण कैपजेमिनी ने अपने हाफ ईयर रेवेन्यू में वृद्धि की। ग्रुप के अगले 3 वर्षों में AI में €2 बिलियन इन्वेस्ट करने की योजना बनाई है और वर्तमान में जनरेटिव AI सॉल्यूशंस के माध्यम से कस्टमर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए हेथ्रो एयरपोर्ट के साथ काम कर रहा है। कंपनी द्वारा अपने नए CEO के कृतिवासन के तहत ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चर की घोषणा के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का स्टॉक 1.18% बढ़ गया। CEO ने AI बेस्ड इनिशिएटिव्स की वजह से सभी संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नई बिजनेस यूनिट के रूप में TCS AI क्लाउड की स्थापना की। TCS जनरेटिव AI सॉल्यूशंस पर काम कर रही है, लेकिन नई टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता को साकार करने के लिए अधिक कॉन्सेंट्रेटेड और टारगेटेड अप्रोच अपनाएगी। BSE पर कल सुबह 10:20 बजे स्टॉक 1.18% बढ़कर 3,395 पर पहुंच गया था। अडोब फोटोशॉप बीटा वर्जन जनरेटिव एक्सपैंड पेश कर रहा है, जो इमेजेस को उनके ओरिजिनल साइज से परे विस्तारित करने के लिए AI का उपयोग कर रहा है, जो कमियों को भरने के अलावा नई संभावनाएं प्रदान करता है। जनरेटिव एक्सपैंड यूजर्स को AI जनरेटेड कंटेंट का उपयोग करके इमेजेस को उनके ओरिजिनल साइज से परे एक्सपैंड और एनहांस करने की अनुमति देता है। ये फीचर कैनवास का विस्तार करके और नए एलिमेंट्स को
पेश करके क्रिएटिव एक्सप्रेशन की अनुमति देता है। यूजर्स कई आर्टिस्टिक आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंटेशन की अनुमति देते हुए टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के साथ या उसके बिना मटेरियल शामिल करना चुन सकते हैं। जनरेटिव एआई एक्सपैंड छोटे इमेजेस के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि ये क्रिएटर्स को इमेज को आसानी से एक्सपैंड और एनहांस करने की अनुमति देता है, जिससे उनकी क्रिएटिव विजन के लिए एक बड़ा कैनवास सुनिश्चित होता है। वीकेंड में एक बड़े कारनामे की खोज के बाद साउथ कोरियन एक्सचेंज अपबिट ने कर्व फाइनेंस के CRV टोकन की विड्रॉल की और डिपॉजिट को अस्थायी रूप से रोक दिया है। कर्व स्टेबल कॉइन पूल्स वल्नरेबल है, जिसकी वजह से उच्च अस्थिरता होती है। इन्वेस्टर्स को सावधान रहना चाहिए और सावधानीपूर्वक इन्वेस्टमेंट्स करने पर विचार भी करना चाहिए। डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी की सुरक्षा के लिए डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अपने टेक स्टैक में उपयोग की जाने वाली वाइपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में री एंट्री वल्नरेबिलिटी की वजह से कर्व को $100 मिलियन से अधिक का नुकसान हो सकता है, जो कई स्टेबल कॉइन पूल्स को प्रभावित करता है। हालांकि अपबिट के अलावा किसी अन्य एक्सचेंज ने कार्रवाई नहीं की है। यूबाई ने हाल ही में ट्वीट किया कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रखा रहा है। यूएस SEC ने कॉइनबेस से एक्सचेंज पर मुकदमा करने से पहले बिटकॉइन को छोड़कर सभी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग रोकने का अनुरोध किया है, जो वाइडर मार्केट सेगमेंट पर रेगुलेटरी अथॉरिटी का दावा करता है। कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि SEC ने पिछले महीने ब्रोकर के रूप में रजिस्टर करने में विफल रहने के लिए नास्डैक लिस्टेड बिजनेस के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले प्रस्ताव दिया था। SEC की कार्रवाई ने कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म पर 13 मुख्य रूप से कम ट्रेड वाली क्रिप्टो करेंसी को सिक्योरिटीज के रूप में लिस्ट किया, ये दावा करते हुए कि एक्सचेंज ने उन्हें कंज्यूमर्स को प्रदान करके रेगुलेटर्स के आदेश का उल्लंघन किया। हालांकि कॉइनबेस के खिलाफ SEC की पिछली कॉल में 200 से अधिक सभी टोकन को डीलिस्ट करने के लिए कहा गया था। फ्लैगशिप क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के अपवाद के बाद ये दर्शाता है कि गैरी गैंसलर के नेतृत्व में SEC ने क्रिप्टो बिजनेस पर अधिक जुरिस्डिक्शन के लिए जोर दिया है। क्रैकन ने इथेरियम फंडिंग गेटवे इशू को हल किया, जिससे डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स में देरी हुई। एक्सचेंज ने डिटेल्स दिए बिना पुष्टि की कि सभी सिस्टम चालू थे। जून में क्रैकन ने बिटकॉइन और इथेरियम जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी सहित विभिन्न क्रिप्टो फाइनेंसिंग गेटवे के लिए समान रुकावटें देखी। क्रैकन ने मेंटेनेंस के लिए जून में अपने फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग भी रोक दी थी। क्रैकन, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी और ये यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है, अब डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल एसेट एक्सचेंज है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने डिजिटल इकोनॉमी में ट्रेड राइट्स और पॉलिसी डिस्कोर्स को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम लॉन्च किया है। फोरम का उद्देश्य डिजिटल रेगुलेशंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और एक ओपन, सेफ, ट्रस्टेड और अकाउंटेबल इंटरनेट इकोसिस्टम बनाए रखना है। CAIT के नेशनल प्रेसिडेंट BC भारती और सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल ने 5 मुख्य विषयों पर केंद्रित एक फोरम की घोषणा की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ऑनलाइन सेफ्टी, डिजिटल कैटलाइजेशन, इंडियन डिजिटल टेक्नोलॉजीज, प्रिंसिपल्स बेस्ड टैक्सेशन पॉलिसीज और ब्लॉकचेन और AI जैसी उभरती टेक्नोलॉजीज। नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम की स्ट्रैटेजी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए फोरम 24 से 25 अगस्त को रायपुर में 2 दिवसीय नेशनल ट्रेडर्स कॉन्फ्रेंस भी बुलाएगा। फोरम का उद्देश्य इक्वल प्लेइंग फील्ड्स को बढ़ावा देना, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करना और डिजिटल दुनिया में कंज्यूमर इंटरेस्ट की रक्षा करना है। शिबा इनू लेयर 2 नेटवर्क को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। फ्यूचर शिबा इनू लेयर 2 ब्लॉकचेन शिबेरियम और इथेरियम को जोड़ने वाले ब्रिज की पब्लिक टेस्टिंग शुरू हो गई है। डेवलपर टीम के अनुसार लिंक क्लाइंट्स को 2 नेटवर्क के बीच सीमलेसली टोकन्स ट्रांसफर करने की अनुमति देगी। शिबा इनू के प्रमुख डेवलपर शायतोशी कोसामा ने घोषणा की कि एक ब्रिज इनिशियल टेस्टनेट ईथर टोकन को शिबेरियम में ट्रांसफर करने में सक्षम करेगा, जो अगस्त तक लॉन्च होने वाला एक लेयर 2 ब्लॉकचेन सॉल्यूशन है। ट्रांजैक्शन ट्रांसफर पीरियड 30 मिनट है, लेकिन ये 28 जुलाई से रियल एसेट्स का समर्थन नहीं करेगी। शिबेरियम इथेरियम उन प्रोजेक्ट्स के लिए शिबा इनू इकोसिस्टम से टोकन का उपयोग करेगा जिसमें शिब, बोन, ट्रीट और लीज शामिल हैं, जो डिमांड स्पाइक्स जनरेट करते हैं। जापान ब्लॉकचेन एसोसिएशन ने टोक्यो गवर्नमेंट से वर्चुअल करेंसीज के लिए टैक्सेशन रेजिम की रिव्यू का अनुरोध किया है, जिसका उद्देश्य अधिक डोमेस्टिक कंपनीज को वेब3 सेक्टर में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। बिटफ्लाई के CEO यूजर कानो के नेतृत्व वाले
ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि टैक्सेशन सिस्टम वेब3 बिजनेस के विकास में बाधा डालती है और नागरिकों के लिए डिजिटल एसेट ओनरशिप एनवायरनमेंट को बढ़ावा भी देती है। जापान की नेशनल टैक्स एजेंसी ने कंपनियों को क्रिप्टो करेंसी से ईयर एंड अनरियलाइज्ड गेन से छूट देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रूल्स में संशोधन किया है। एसोसिएशन थर्ड पार्टी टोकन से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स के लिए एग्जेम्पशंस भी चाहता है, क्योंकि यह बर्डन वेब3 मार्केट में प्रवेश में बाधा डालता है। एसोसिएशन 20% की फ्लैट रेट के साथ इंडिविजुअल क्रिप्टो एसेट ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग सेल्फ असेसमेंट टैक्सेशन मेथड का भी सुझाव देता है। टैक्स को कम करते हुए लॉसेस को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और साल के बाद के 3 साल में कटौती की जानी चाहिए। जापान क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग एसोसिएशन ने जापान में क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग अकाउंट्स खोलने वाले लोगों की बढ़ती संख्या की रिपोर्ट दी है, जिसमें 44% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि अगर वे अलग अलग सेल्फ असेसमेंट टैक्सेशन में बदल जाते हैं तो वे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को दोगुना कर देंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।